about yes, now let's talk about properties of colloidal solution. तो प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने पहले ही पढ़ा, जैसे कि ये कैसे होते हैं हेट्रोजेनस, स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था। ठीक है। विजिबिलिटी ये भी हमने पढ़ा था, टिंडल इफेक्ट। अब सुनो होता क्या है। होता ये है कि जब इससे लाइट रेज को पास करवाते हैं, जब इससे हम लाइट पास करवाते हैं ना दोस्त, तो क्या होता है कि उस लाइट का पाथवे हमको दिखने लगता है। अच्छा इतना दूर से ऐसे जा रहा है। कभी देखना ना, गर्मी के मौसम में शाम के समय में जब सूर्य का रोशनी एकदम सीधा आ रहा है, वहां पे कोई डस्ट पार्टिकल उड़ा ना, तो वो तुमको सूर्य का पाथवे दिखा देगा। या बड़े बड़े पेड़ पौधे जो जंगल में होते हैं, वहां से जो रोशनी आता है ना कैनोपी से, तो तुमको दिखता है अच्छा एकदम सीधा रोशनी आ रहा है। उस चीज को हम लोग कहते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, दिया भी होगा इसमें, आ गया। ठीक है, ये है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा होता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है। नहीं सर। क्यों होता है, कैसे होता है, अभी थोड़ा सा उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। ठीक है। उसके अलावा फिल्टरेबिलिटी, ये मैंने बताया था कि फिल्टर पेपर इसको फिल्टर नहीं कर सकता, लेकिन मेम्ब्रेन इसको, फाइन मेम्ब्रेन इसको फिल्टर कर सकता है ना। इसके अलावा सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्ट्स में, है ना। तो लायोफिलिक सॉल्ट्स में तो होता है, लायोफोबिक में ज्यादा नहीं होता है। अब ये सरफेस टेंशन होता क्या है और विस्कोसिटी, ये फिजिक्स में पढ़ोगे। अभी के लिए आप छोड़ दो, अगर यहाँ पे याद नहीं भी करते हो तो काम चल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कलर्स का। तो कलर के लिए आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। होता क्या है कि इसका जो साइज है ना, और पार्टिकल का जो नेचर है ना, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन सा कलर ये एमिट करने वाला है, कैसा होने वाला है। ठीक है। खास करके जब ये चीज रिफ्लेक्ट करता, मान लो किसी चीज के ऊपर तुमने लाइट जलाया और रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आया, खास करके कोलॉइडल सॉल्यूशन में, तो जनरली जब रिफ्लेक्ट बैक होके आता है ना कलर, तो वो कैसा दिखता है? ब्लू, है ना। जनरली कैसा दिखता है? ब्लू कलर दिखता है। ठीक है। लेकिन जब वो पार्टिकल ट्रांसमिट करता है कलर को, है ना, जब वो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो वो रेड कलर में दिखता है। फाइनेस्ट गोल्ड इज रेड इन कलर साइज ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। जब कॉलोइडल पार्टिकल थोड़ा साइज में बड़ा होता है, 1000 के आसपास, 1000 नैनोमीटर के आसपास, और तब जो दोस्त उस लाइट को वो ट्रांसमिट करता है, फेंकता है वापस से दोबारा, तो वो थोड़ा सा रेडिश कलर देखने को मिलता है, रेड कलर। तो वो किस कलर का दिखता है? रेड कलर का। तुम बोलोगे सर इसके पीछे का आप लॉजिक दीजिए, लॉजिक क्या है? तो देखो मैं लॉजिक तो अभी दे दूंगा, फिर मुझे उसके लिए घुसना पड़ेगा वेब में, जो कि मैं अभी जाना नहीं चाहता, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री है तो सरफेस केमिस्ट्री रहने देते हैं। जब वेब पढ़ोगे ना दोस्त, तो तुमको पता चलेगा ब्लू कलर या रेड कलर या कोई भी कलर हमें दिखता क्यों है। अगर रेड दिख रहा है तो रेड ही क्यों दिखता है? भाई व्हाइट में तो सातों कलर है ना, 7 कलर्स, तो हमें रेड ही क्यों दिखता है, ब्लू क्यों दिखता है? तो वहां वेव में जब पढ़ेंगे ना, तो सारे चीज पढ़ेंगे, वेव लेंथ, पार्टिकल का साइज, नेचर, सब कुछ। ओके। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो वहां जब पढ़ना है तो यहाँ मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसलिए यहाँ बस ऊपर से बता के निकल जाते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तुम बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि अगर तुम पानी को बॉईल करते हो, प्योर वाटर को, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होगा। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? लेकिन मान लो उसमें हाँ। हमने 5 नमक, हाँ सर। अगर मान लो इसमें 5 नमक का टुकड़ा मैंने डाल दिया, नमक का पार्टिकल 5, ओनली 5, तो तुम्हें पता है इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी के बॉयल होने का टेम्परेचर। इसीलिए अंडा जो बॉयल करते हैं ना लोग, वो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा नमक मिला देते हैं, ताकि एलिवेशन, इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, देखो इतना बड़ा बड़ा साइज का हमने 5 नमक का टुकड़ा मिला है, ध्यान से देखो। और ममता ने क्या किया, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा 5 नमक का टुकड़ा मिलाया। इससे अंतर होगा नहीं, सिर्फ नंबर होना चाहिए। मैंने क्या लिखा है? नंबर। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कुछ भी नहीं। भैया कितना पार्टिकल डाला, हाँ इसी को तोड़ दो और 10 पार्टिकल कर दो तो फर्क पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ नंबर कितना है, इसके ऊपर सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ही है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब के सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे दोस्तों बताइए, कोई दिक्कत है क्या, कोई तकलीफ है क्या?
नहीं सर। नहीं। हम्म। तो आप मुझे बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोलोइडल सॉल्यूशन का कैसा होगा? ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले ज्यादा होगा या कम होगा? तो ट्रू सॉल्यूशन के मुकाबले क्या होता है? कम होता है, हाँ कम होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ आयंस थोड़े कम होते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशन में छोटे 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 आयंस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। मान लो एक ट्रू सॉल्यूशन है, एग्जांपल के लिए एक कॉलिगेटिव, एक सॉरी कॉलिगेटिव कहते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन है, एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर मान लो 150 होगा, तो इसका 140 होगा। मैं वही बोल रहा हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका थोड़ा कम होता है, इसका थोड़ा ज्यादा होता है, जो भी है। ठीक है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट के पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत? बताइए कोई दिक्कत? नहीं। इसके बारे में नहीं डिटेल सर। में पढ़ोगे सॉल्यूशन चैप्टर के लास्ट में, राउल्ट लॉ के बाद। ठीक है, तो अगर अभी नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना ही है। चलो आगे बढ़ो। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ो। टिंडल इफेक्ट। भाई कभी देखे हो कि जब लाइट डालें किसी पानी में या किसी ऐसा सॉल्यूशन में, और पाथ उसका क्या हो जाए, हमको दिखने लगे, रास्ता दिखने लगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। क्या कहते हैं मित्रों? मित्रों उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होने के लिए ध्यान से सुनो। डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ठीक है, जो भी लाइट उसमें से पास हो रहा है, उसका जो भी वेवलेंथ है, उसी के लगभग बराबर होना चाहिए। उसी के लगभग क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। वेवलेंथ किसका? वो जो पार्टिकल है ना, जो उस पार्टिकल उस सॉल्यूशन में, कॉलोइडल सॉल्यूशन में मूव कर रहा है, उसका वेवलेंथ इसका वेवलेंथ लगभग क्या होना चाहिए? बराबर। लगभग क्या होना चाहिए दोस्त? बराबर। दूसरी बात, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट, एंड डिस्पर्सन मीडियम मतलब सॉल्वेंट, डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि लाइट बेंड करता है दोस्त। अब आगे पढ़ोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब अलग होता है तो स्पीड ऑफ लाइट की वजह से वो बेंडिंग शो करने लगता है। बचपन में पता नहीं पढ़े हो या नहीं पढ़े हो। ठीक है, क्लास 9 10 में पढ़ाते हैं, स्नेल्स लॉ भी पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या होता है कि पाथवे ग्लिटर करने लगता है, दिखने लगता है। कभी यूट्यूब पे डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल का देखोगे तो दिखाएगा अफ्रीका का बहुत घना जंगल, वहां से सूर्य का रोशनी ऐसे एकदम सीधे जमीन पे आ रहा है। देखियो कभी, पत्तों के एकदम बीच से, खास करके हाँ दिन के सर। मौसम में, जब थोड़ा सा कोहरा होता है ना, पानी होता है, और थोड़ा सा फॉग टाइप का होता है। फॉग क्या है? कॉलोइडल सॉल्यूशन। तुम बोलोगे नहीं हम नहीं मानते, हम बोलेंगे अभी मनवाते हैं, रुको। फॉग क्या है? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है, देखो। इसके ऊपर नीट में सवाल आ चुका है योगेश दादा, फॉग के ऊपर। हम्म, हम्म, हम्म। यहाँ देखो, इसके ऊपर आ चुका है सवाल। ये फॉग, फॉग क्या है? एक कॉलोइडल सॉल्यूशन है। क्या है? कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए, इसीलिए जब दिन के समय में, एकदम सुबह जब धूप धूप आता ही है, सूर्य का रोशनी आता है, तो वहां फॉग होता है जंगल में। इसीलिए लाइट का जो पाथवे है ना, पूरा ग्लो करने लगता है। समझ आया दोस्तों? आया समझ? हाँ सर। इसके ऊपर नीट में सवाल आया है, इसी पीडीएफ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक कर लेना। अगर इसमें ना हो तो मैं भेज दूंगा। इजी सवाल आता है, एक ही सवाल आता है, इजी आता है। कहाँ था? काइनेटिक प्रॉपर्टीज। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बताता हूँ। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, और वो बॉटनी के थे, है ना, वनस्पति विज्ञान। उन्होंने देखा कॉलोइडल सॉल्यूशन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, और देखा कि अरे यार, यहाँ तो पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर। कोई इधर जा रहा है ऐसे ऐसे, कोई उधर से आ रहा है ऐसे वैसे, कोई इधर जा रहा है ऐसे ऐसे, कोई उधर जा रहा है। इस तरह के मूवमेंट को क्या कहते हैं? ब्राउनियन मूवमेंट। साइंटिस्ट का नाम था ब्राउन। कौन सा ब्राउन था? रॉबर्ट ब्राउन। तो उन्हीं के नाम पे ये क्या पड़ गया? ब्राउनियन मोशन। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ओके। तो डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चार्ज ऑन कॉलोइडल पार्टिकल, इससे सवाल पूछे जाते हैं।
ये आपको मैं बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ इसको बताता हूँ। जो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो मैं बताता ही चलूँ। ठीक है, सुनना है, ध्यान से सुनना है सभी लोग। एक दो चीज आपको पहले ही मान के चलना है कि दुनिया में जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल हैं, जितने भी कॉलोइडल पार्टिकल है योगेश दादा, सबके ऊपर, सबके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता ही होता है। हाँ, या तो नेगेटिव हो सकता है या तो पॉजिटिव। तुम बोलोगे इसका मतलब अगर कोई बर्तन में, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें कॉलोइडल पार्टिकल्स है, तो अगर एक पे नेगेटिव होगा तो क्या सब पे नेगेटिव होगा? हाँ, सब पे नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं कि इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा। अगर नेगेटिव तो सब पे नेगेटिव, पॉजिटिव तो सब पे पॉजिटिव। गॉट इट? गॉट इट? मेरा कहने का अर्थ क्या है? तुम बोलोगे ओके हाँ गॉट सर। इट। ठीक है। अब ये चार्ज आता कहाँ से है? तो उसके पीछे दो चार लॉजिक है। सबसे पहला लॉजिक, मेटल। अगर कोई मेटल है तो वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट है, वो लूज कर देता है। तो ये M+N+Ne इलेक्ट्रॉन है ना, जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज किया है उतना पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन दोस्त घूमता रहता है ना, इस ये कॉलोइडल पार्टिकल्स के सरफेस पे जाके ये इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा होता है क्या? हाँ। अब ये क्या हो जाता है, ये पूरा सरफेस पे इसके जाके चिपक गया, और इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, यानी नेगेटिव चार्ज बना दिया। क्या बना दिया दोस्त? इसको नेगेटिव बना दिया। इसे कहते हैं इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो डिस्पर्सन ऑफ मेटल। कि कोई भी मेटल, मैंने शायद केमिकल बॉन्डिंग के वक्त में मेटालिक बॉन्ड का थोड़ा सा आइडिया दिया होगा कि कैसे वो सागर बन के इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है इधर उधर कर्नल के बीच में। याद है? इसको कहते थे कर्नल। तुम बोलोगे हाँ। ठीक है। दूसरा है कॉलोइडल पार्टिकल प्रेफरेंशियली कैसे हो जाते हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वो देखो ध्यान से। मान लीजिए इधर, ये हटा दे क्या? चलो इसको हटा देते हैं, वैसे भी तो सब कुछ। सॉरी, दूसरा कारण है कॉलोइडल पार्टिकल प्रेफरेंशियली एड्सॉर्ब आयंस ऑन द सरफेस। अब इसको मैं अच्छे से बताऊंगा अभी एक एग्जांपल लेके, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, एकदम मत घबराना है। क्या करता है ये, अप, अपने ऊपर आयंस को एड्सॉर्ब करवाता है। एड्सॉर्ब मैंने लिखा AD, सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब करवाता है। तुम बोलोगे समझ नहीं आया, अभी समझाते हैं। ये एक बर्तन है, इसमें मैंने रखा है पोटेशियम आयोडाइड। क्या रखा है मैंने? मैंने इसमें रखा है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है। और इसके अंदर मैंने मिला दिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। तुम बोलोगे ठीक। जब ये अंदर जाएगा, चलो ये मान लो एक्सेस में है, क्योंकि यह डिस्पर्सन मीडियम, तो मीडियम तो एक्सेस में ही होगा। तुम बोलोगे हाँ। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है दोस्त, तो ये बनाता है AgI, सिल्वर आयोडाइड, प्लस NO3, KNO3, हाँ नेगेटिव। ठीक है। वैसे ये आयंस में ही टूटे हुए रहते हैं, तो इसको K+ और NO3 नेगेटिव ही लिख सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे I नेगेटिव, ऐसे टूटा रहता है ये I नेगेटिव। तो ये सिल्वर जो है ना AgI, ये प्रेसिपिटेट बन के बैठना स्टार्ट कर जाता है। ये सिल्वर AgI येलोइस कलर का होता है। ये प्रेसिपिटेट बन के यहाँ पे तुमको दिखेगा बैठता हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे की तरफ बैठना स्टार्ट कर देगा, नीचे की तरफ। तुम बोलोगे अच्छा ऐसा होगा? हाँ। लेकिन ये कुछ सेकंड्स के लिए होगा, कुछ सेकंड्स के लिए। उसके बाद क्या होगा, ये इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसका पार्टिकल का साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में ही होगा। कैसे? वो मैं बता रहा हूँ। ये जो AgI है ना दोस्त, ये AgI अभी बहुत छोटा है। क्या है? AgI का साइज बहुत छोटा है। इस ये AgI क्या करेगा, इस AgI को चारों तरफ से आयोडीन नेगेटिव घेरना स्टार्ट कर देगा। एक चीज मैं अभी कह देता हूं, इसको नोट कर लेना। जो भी इसके अंदर है, मान लो सिल्वर और आयोडीन है, तो इसको चारों तरफ से कौन घेरेगा? इसी में से कोई एक आयन। जैसे अगर AgI का हम बात करें, तो इसको या तो Ag घेर सकता है, या तो आयोडीन घेर घेर सकता है। बट क्या Ag यहाँ पे है पर्याप्त मात्रा में? नहीं। Ki पर्याप्त है, देखो ना, Ki एक्सेस में है। तो आयोडीन नेगेटिव इसमें बहुत एक्सेस में घूम रहा है, तो वो आयोडीन क्या करेगा, चारों तरफ से आके इसको घेर लेगा, ऐसे ऐसे। लो, ऐसे ऐसे चार्ज चारों तरफ से घेर लेगा। अब ये एक
अच्छा खासा साइज का पार्टिकल हो गया, लगभग 1000 नैनोमीटर वाला। तो अब ये बना देगा पूरा का पूरा कॉलोइडल सॉल्यूशन। और इसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। आया समझ? फिर से बता रहे हैं, जो भी चीज लिमिटेड हो, कम हो, जैसे ये लिमिटेड है, और जो चीज एक्सेस में है, ज्यादा में है, ठीक है, तो एक्सेस वाला चीज ही कम वाले के ऊपर चिपकेगा। तुम बोलोगे हाँ ये तो जानते हैं। दूसरी बात, अगर यहाँ सिल्वर है, यहाँ आयोडीन है, तो या तो सिल्वर या तो आयोडीन, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक चीज चिपकेगी। तुम बोलोगे एक और एग्जाम्पल करके बताइए। मान लो यहाँ पे AgNO3 एक्सेस में होता, मान लेते ये एक्सेस में, और ये कम होता, तो यहाँ पे आयोडीन कम होता, सिल्वर ज्यादा हो जाता, Ag+, तब यहाँ पे Ag+, वो आके चिपक जाता। समझ आ रहा है क्या ममता? बाय हाँ डिफॉल्ट हाँ हाँ। जो चीज ज्यादा होता है वही आके चिपक जाता है। तब पार्टिकल कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। अभी कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली। उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो तुम बोलोगे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के हिसाब से भी पार्टिकल होते हैं, हाँ अलग अलग। एक होता है पॉजिटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल, एक होता है नेगेटिवली चार्ज कॉलोइडल पार्टिकल। क्या इसको याद रखना जरूरी है? तो मैं बोलूंगा यस, एक दो एग्जांपल याद कर लेना, FeOH3। उसके बाद कौन सा है? नहीं कुछ नहीं। उसके बाद सिल्वर विल्वर मेटल वेटल वाले ये सब नेगेटिवली चार्ज होते हैं, बस याद रखना, इससे ज्यादा मत याद रखना, ठीक है? चाहो तो हीमोग्लोबिन का याद करना, हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली चार्ज वाले होते हैं, ठीक है? अब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्या होता है वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जीटा पोटेंशियल। क्या होता है जीटा पोटेंशियल? मान लो कोई एक कंपाउंड है, अभी जो मैं पढ़ा रहा था ना, सिल्वर वाला एक पढ़ा रहे थे, मान लो पढ़ा देते, AgI। इसको चारों तरफ से मान लो आके घेर लिया, कौन? नेगेटिव 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 नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव चारों तरफ से घेर लिया। इस नेगेटिव के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है पॉजिटिव, चारों तरफ ऐसे ऐसे। तो यहाँ दो लेयर बन गया ना? तुम बोलोगे हाँ दो लेयर बन गया। एक देखो ये वाला लेयर बन गया नेगेटिव का, और एक ये वाला लेयर बन गया है पॉजिटिव का। तो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि ये लेयर और ये लेयर के बीच में अब एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, अभी तो नहीं बता सकते, कि जब एक तरफ नेगेटिव हो एक तरफ पॉजिटिव हो, तो इनके बीच जो डिफरेंस होता है ना, उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल जो यहाँ पे, पोटेंशियल मतलब डिफरेंस ही होता है, ये जो पोटेंशियल है इसे कहते हैं जीटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं? जीटा पोटेंशियल। कहाँ डेवलप हो जाता है? कॉलोइडल सॉल्यूशन, कुछ कुछ कॉलोइडल सॉल्यूशन। जहां पे नेगेटिव था, पॉजिटिव आके घेर लिया। मान लो अंदर सारा पॉजिटिव था और बाहर से नेगेटिव आके घेर लिया। समझ में आया? तो जब दो लेयर वो बना देता है ना कॉलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर, अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव और बाहर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उस वक्त जो पोटेंशियल जनरेट होता है उनके उन दोनों लेयर्स के बीच में, उसे जीटा पोटेंशियल कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है? वो कॉलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर होती है। बताइए कोई दिक्कत है क्या? कोई जवाब नहीं? नहीं सर। So the potential difference between the fixed layer and diffused layer of opposite charge is called electrokinetic potential या zeta potential। नाम के लिए था, याद रखना। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है ना? इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस हमें प्रूव करके बता देता है कि भैया कॉलोइडल पार्टिकल आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हमने क्या किया, इस बर्तन में डाल दिया कॉलोइडल पार्टिकल, देखो यहाँ पे कॉलोइडल पार्टिकल भर के डाल दिए, दिखा ममता? लो डाल दिए। अब क्या किए, एक तरफ देखो कैथोड डाल दिया, ध्यान से देखना, यहाँ कैथोड डाला हुआ है, दिखा ऐसे? तुम बोलोगे हाँ यहाँ दिख रहा है कैथोड। और यहाँ डाला है एनोड, यानी ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट। तो अगर हमारा कॉलोइडल पार्टिकल, ध्यान से सुनिए, अगर हमारा कॉलोइडल पार्टिकल नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो वो सब यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, देखो हो रहा है ना इकट्ठा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव के पास आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव के पास आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रूव कर देता है कि हमारा कॉलोइडल पार्टिकल किस नेचर का है, नेगेटिव है पॉजिटिव है क्या है, सब बता देगा।
बोलो कोई दिक्कत? जैसे ही लगा के यहाँ से बिजली का तार दोगे और यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट करोगे, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, कि बस कॉलोइडल पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। बताओ कोई दिक्कत? नहीं, नहीं सर। ठीक है। सेम कहानी है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, है ना? सेम कहानी है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए बताने की जरूरत नहीं है। कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना पड़ेगा। आइए ध्यान से देखिए। ममता, यू अंडरस्टैंडिंग ना? हाँ सर। ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैं बोल रहा हूँ ये एक लायोफोबिक सॉल है। लायोफोबिक सॉल किसे कहते थे, बताना तो जरा। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। एक दूसरे को, मैं पानी को नहीं बोल रहा हूँ, एक दूसरे को। जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल्स एक दूसरे को ही नहीं देखना चाहते। तुम बोलोगे हाँ याद आ रहा है, एक था लायोफिलिक, एक था लायोफोबिक। हम बोलेंगे यस। तो जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं, ध्यान से सुनिए, जब इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देते हैं तो ये आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं। तो बोलोगे अच्छा ऐसा क्या? यस। और ये बना देते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देते हैं, या कोएगुलेशन इनका हो जाता है। क्या होता है? कोएगुलेशन। इसे ही कहते हैं कोएगुलेशन। ये पेप्टाइजेशन का उल्टा है, क्योंकि पेप्टाइजेशन में कोएगुलेटेड या एग्रीगेटेड पार्टिकल को तोड़ दिया जाता था। तुम बोलोगे कि ऐसा कैसे होता है, तो मैं बताने वाला हूं कि ऐसा कैसे होता है। जो लायोफोबिक सॉल है ना, उस पे जैसे ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आके इससे चिपकता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के पास अपना कुछ चार्ज होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होता है ना, वो आके इससे चिपक जाता है। ठीक है। और दूसरे वाले जो लायोफोबिक सॉल है, वो भी आके इससे चिपकना स्टार्ट कर जाते हैं। लो, तो एग्रीगेशन हो गया ना। वो एक्चुअली चार्ज से चिपकना स्टार्ट कर जाते हैं, चार्ज से। तो एग्रीगेशन हुआ कि नहीं हुआ ममता? ये ओनली किसके साथ होता है? लायोफोबिक, लायोफोबिक सॉल्ट के साथ। अब कोएगुलेशन का पावर किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैं बता दूं। ये जो कोएगुलेशन पावर है ना दोस्त, ये कोएगुलेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तुम बोलोगे इसका अर्थ? इसका अर्थ यह हुआ कि किसी के ऊपर +2 चार्ज है आयन के ऊपर, किसी के ऊपर +4 चार्ज है, तो कौन सा ज्यादा करेगा, कोएगुलेशन करवाएगा? ये +4 वाला, क्योंकि इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। समझ में आया? समझ में आया? बताओ। आ गया। ठीक है। अगर -2 और -4 है तो कौन ज्यादा करवाएगा? -4 करवाएगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू, या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। याद आ रहा है ना? तो फोर्स का इंटेंसिटी, सॉरी, चार्ज का इंटेंसिटी जितना ज्यादा होगा, फोर्स उनके बीच में उतना ज्यादा काम करेगा। इसे कहते हैं कोएगुलेशन पावर। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कोएगुलेशन पावर। गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे हाँ गॉट इट ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी आके वहां पे चिपक सकता है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं तुमको, रुको। इसके ऊपर इनडायरेक्टली सवाल पूछा जा चुका है, नाम यूज नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली उन्होंने सवाल पूछा था। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि हम क्या करते हैं ना, एक बर्तन लेते हैं। ठीक। इसमें पहले से लायोफोबिक सॉल है। इसमें कौन प्रेजेंट है ममता? लायोफोबिक सॉल। ये लायोफोबिक सॉल्ट पहले से प्रेजेंट है, सिल्वर का, गोल्ड का, किसी भी चीज का। कितना मैंने लिया? मान लो 10 मिलीलीटर लिया, मान लो 10 मिलीलीटर लिया।
इसमें मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिलाया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितना? 1 मिलीलीटर मान लो मिला दिया। इसका स्ट्रेंथ कितना है? कंसेंट्रेशन 10% वेट बाई वेट। ये क्या होता है? सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ो। ठीक है, तो 10% वेट बाई वेट हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मान लेते हैं। ठीक है, बताओ। अरे बताइए, हाँ कोई सर। दिक्कत है क्या? नहीं सर। या एक काम करो, NaCl ले लो। ये भी इलेक्ट्रोलाइट ही है, वो आके चिपक जाएगा। OH जानबूझ के नहीं लेंगे, वाटर भी होता है। ठीक है, NaCl ले लो। अब देखो, जैसे ही हम ये डालेंगे तो एग्रीगेशन स्टार्ट कर देगा, पार्टिकल के चारों तरफ ऐसे ऐसे Cl नेगेटिव, है ना, या Na पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर यहाँ एग्रीगेशन स्टार्ट होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं ये एग्रीगेशन नहीं होने दूं। NaOH तो डालू, लेकिन मैं चाहता हूं कि एग्रीगेशन में होने ही नहीं। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि फिर आप एक काम करो ना, इधर से डाल दो कुछ और चीज। तो हम इधर से डाल लेंगे लायोफिलिक सॉल्ट। क्या डालेंगे? लायोफिलिक सॉल्ट। क्या डालेंगे? लायोफिलिक सॉल्ट। अब होगा क्या कि ये NaCl जो तुम डाले हो ना, ये NaCl के चिपकने से पहले ही ये लायोफिलिक सेल सॉल्ट इस पूरे लायोफोबिक को चारों तरफ से घेर लेगा। लो, ये लायोफिलिक सॉल्ट ही इसको घेर लिया। किसको घेर लिया? ये अंदर है लायोफोबिक, और इसको कौन कवर कर लिया है चारों तरफ से? लायोफिलिक। कौन किया है दोस्त? लायोफिलिक। बताओ, कोई दिक्कत? अब जो तुम ये NaCl डाले हो ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका लायोफिलिक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं। तो अब मुझे बताओ, क्या एग्रीगेशन हो पाएगा? तुम बोलोगे नहीं। अब एग्रीगेशन लायोफोबिक का नहीं हो पाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। ऊपर में कोई लेयर कहीं से आके नहीं चिपकने वाला, ये जैसे है वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लायोफिलिक इसको चारों तरफ से घेर लिया है। क्या किया है दोस्त? चारों तरफ से घेर लिया है, उसके ऊपर एक लेयर बना दिया है। समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है क्या? इसके साथ एग्रीगेशन नहीं किया है, बस घेर लिया। होता है ना डाकू जो चारों तरफ से घेर लेता है, ममता, हाँ फिल्मों में तो तुम हाँ। देखते ही होगे। तो वैसा कुछ कर लिया है। अब काम तो करने ही नहीं दे रहा। ठीक है, काम ये करने ही नहीं दे रहा। हम्म। ठीक है, तो इस वजह से अब कोएगुलेशन कम होगा या ज्यादा होगा? तुम बोलोगे अब तो कोएगुलेशन कम होगा। अब कोएगुलेशन कम होगा, तो मैं एक चीज लिखना चाहता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ मिनिमम अमाउंट। ध्यान से सुनना, तुम लोग मत लिखो, मैं लिख रहा हूँ मिनिमम अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट रिक्वायर्ड। बंद कर लो। सॉल्ट हाँ रिक्वायर्ड सर, वो गलती से। ऑफ 10 मिलीलीटर ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट when 1 milliliter strong electrolyte 10% wet by wet involved in lyophobic soil। तुम बोलोगे क्या सब लिखे हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। अभी समझाते हैं। हम बोल रहे हैं कि लायोफिलिक का मिनिमम क्वांटिटी, वो मिनिमम क्वांटिटी जो इस 10 ml लायोफोबिक सॉल्ट को इसके प्रेजेंस में भी, इसके प्रेजेंस में भी कोएगुलेट ना होने दे, इस लायोफिलिक का वो मिनिमम क्वांटिटी, उस मिनिमम अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस मिनिमम अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्डन, या सॉरी, उस मिनिमम अमाउंट को कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर। समझ आया? अगर ये कंडीशन रखते हो, 10 मिलीलीटर तुम लेते हो लायोफोबिक सॉल्ट, 10% वेट बाई वेट, 1 ml लेते हो तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, है ना, तब जो मिनिमम अमाउंट तुमको रिक्वायर्ड है लायोफिलिक सॉल्ट का कि कोएगुलेशन हम नहीं होने दें, उस मिनिमम अमाउंट को कहते हैं गोल्ड नंबर। अब बोलो, समझ आया? अब भी नहीं आया समझ? आया सर। गुड। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला हम्म। को देखना, उस फॉर्मूला का जरूरत वैसे नहीं है। तो कोएगुलेशन वाला समझ में आया?
और प्रेसिपिटेशन, तुम बोलोगे हाँ समझ आ गया। ये कैसे कैसे करवा सकते हैं? तो इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से, ऑपोजिटली चार्ज सॉल्ट्स की मदद से, बॉइलिंग, रिपीटेड डायलिसिस, इन सब की मदद से हम करवा सकते हैं पीपीटी, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मैंने बताया ही, अभी अभी मैंने वही बताया ना कि कैसे करते हैं लायोफोबिक सॉल्ट को, वही मैं बता रहा था। और इसको रोकते कैसे हैं? तो रोकते हैं गोल्ड नंबर, है ना। ये हार्डी एंड सुल्ज रूल बताया था कि जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा कोएगुलेशन होगा, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा। देखो इसमें 3+ चार्ज है तो ये ज्यादा कोएगुलेशन करवाएगा, इसमें 2+ है तो कम करवाएगा, Na+ में 1+ है चार्ज तो और कम करवाएगा, है ना। यहाँ पे देखो 3 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, 1 नेगेटिव है, तो ज्यादा यही करवाएगा। इसका एक रूल है, इस रूल का नाम है हार्डी सुल्जे रूल। ठीक है, मैंने रूल का नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया ना, जो ज्यादा नेगेटिव या ज्यादा पॉजिटिव होगा वही ज्यादा कोएगुलेट करवाएगा। अभी बताए थे ना। अरे भैया बताए थे कि नहीं बताए थे? हाँ हाँ सर। किसी में +2 हो, किसी में +4 हो, तो जिस पे ज्यादा चार्ज, भैया जिस पे ज्यादा चार्ज वो ज्यादा करवाएगा कोएगुलेशन। ठीक है, फ्लक्चुएशन वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, मत याद रखना। हाँ सर। कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स नहीं पढ़ना है, कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल्ट्स। आइए, प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव एक्शन। अभी अभी मैंने बताया है कि लायोफिलिक आके उसको घेर लेता है, किसको? लायोफोबिक को। प्रोटेक्टिव कॉलॉइड बन जाता है, इसकी वजह से ये क्या करता है? कोएगुलेशन होने ही नहीं देता है, ये कोएगुलेशन होने ही नहीं देता है। और इसी में अगर अमाउंट फिक्स कर दे कि ये कितना अमाउंट है, अगर ये 10 मिलीलीटर है तो ये कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होने दे, अगर हम 1 ml स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो उसी उसी के अमाउंट को फिर क्या कहने लगता है? गोल्ड नंबर, है ना। कहते हैं ना, अभी बताए थे, तुम बोलोगे हाँ ये गोल्ड नंबर, यही है। बोलो कोई दिक्कत, बताइए कोई दिक्कत है? बोलेगा नहीं कोई, लेकिन नहीं सर। यही है इसका फॉर्मूला, गोल्ड नंबर का। वैसे इसके ऊपर सवाल नहीं आता है। जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका कोएगुलेशन रोकने का पावर उतना ज्यादा होगा, है ना। प्रोटेक्शन कैपेसिटी मतलब टू स्टॉप कोएगुलेशन, ये लिख लो कहीं कोपचे में अगर नहीं समझ आ रहा था। टू स्टॉप कोएगुलेशन यानी कितना जल्दी वो रोकेगा। गोल्ड नंबर किसी का कम है तो कोएगुलेशन रोकने का ताकत उसके पास ज्यादा है, वो और ज्यादा रोकेगा, और ज्यादा रोकेगा। समझ में आया? किसी का गोल्ड नंबर ज्यादा है, भाई अगर अमाउंट तुमको ज्यादा लेना पड़ रहा है, गोल्ड नंबर क्या है? अमाउंट ही तो है, अमाउंट रिक्वायर्ड। अगर तुमको अमाउंट ज्यादा लेना पड़ रहा है तो फिर तो गड़बड़ है ना। और कोई कम अमाउंट में ही रोक रहा है तो फिर तो काफी अच्छी बात है। क्या गोल्ड नंबर यानी वो अमाउंट लायोफिलिक सॉल्ट का? क्या भाई मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम लोगों का रिस्पॉन्स काफी काफी नहीं सर। नहीं सर। प्रेरणादायक। गुड। एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स सारे बच्चे खुद से पढ़ेंगे। एप्लीकेशन किससे पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। किससे पढ़ेंगे दोस्त? एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा कहीं से भी नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट होगा ही नहीं, पढ़ के देख लेना। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस के बारे में। कैटालिसिस उस प्रोसेस को कहते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं कुछ एक चीज बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है वो थोड़ा नेसेसरी हो जाएगा हमारे लिए। इमल्सन के बारे में थोड़ा। इमल्सन क्या होता है दोस्त? इमल्सन, जब लिक्विड लिक्विड कॉलोइडल सिस्टम होता है तो उसे कहते हैं इमल्सन। इमल्सन, ऑयल को अगर पानी में मिला दोगे तो भी इमल्सन है, और पानी को अगर ऑयल में मिला दोगे तो भी इमल्सन है। तुम बोलोगे सर दोनों तो एक ही चीज है ना, नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। ऑयल यहाँ पे क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है, और ये क्या है? डिस्पर्सन मीडियम है। जबकि वाटर यहाँ पे क्या है? डिस्पर्स्ड फेज है। और ऑयल क्या है? यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम है। समझ में आया? वाटर अपॉन ऑयल टाइप, और ये ऑयल अपॉन वाटर टाइप। समझ में आया? तो इन द फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर एक्ट एज डिस्पर्सन मीडियम, मैंने बताया ना ये डिस्पर्सन मीडियम बन रहा है, जो नीचे रहता है वो डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे कि मिल्क हुआ, वैनिसिंग क्रीम हुआ,
तो मिल्क क्या है? मिल्क एक्चुअली पानी है। उस पानी के अंदर डिजोल्व क्या हो गया? फैट। फैट यानी तेल, चर्बी, है ना? तो ये क्या है? वाटर के अंदर कौन डिजोल्व है? फैट। वाटर के अंदर कौन डिजोल्व है? फैट। उसे ही कहते हैं मिल्क। तो मिल्क इज अ काइंड ऑफ इमल्सन। गॉट इट? गॉट इट या नहीं गॉट इट? तुम बोलोगे हाँ। जबकि बटर क्या है दोस्त? बटर एक्चुअली में होता ऑयल ही है, बट उसके अंदर थोड़ा सा पानी डिजोल्व हो गया है। एक्चुअली में ये ऑयल या फैट्स, बट उसके अंदर थोड़ा सा पानी डिजोल्व हो गया। कोल्ड क्रीम ये क्या है? फैट है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा क्या है? पानी डिजोल्व हो गया। समझ में आया? ज्यादा क्या है इसमें? ज्यादा है फैट और थोड़ा सा कम है पानी। और ऊपर वाले में क्या है? ज्यादा पानी थोड़ा सा फैट। समझ में आया? नीचे जो है वो मीडियम है, यानी सॉल्वेंट। नीचे जो है वो क्या है? सॉल्वेंट। ऊपर जो है वो सॉल्यूट है थोड़ा सा। बताइए कोई दिक्कत? इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं है पढ़ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैटलिस्ट एंड कैटालिसिस के बारे में। ठीक है। इस चैप्टर में आपको जो भी पढ़ना है, आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू एनसीईआरटी, हाईली रिकमेंडेड इन फैक्ट। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।